Student, our chapter agriculture is going on. We were studying about farming. Different types of farming were being discussed in the last video. We could see the subsistence farming. Now we shall study about commercial farming. कॉमर्शियल वर्ड से ही हमें पता है कि किस पर्पस के लिए फार्मिंग होती है। इसमें जो क्रॉप होती हैं वो स्पेशली सेल करने के लिए ग्रो की जाती हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट किया जाए। और ये इंटेंसिव भी है और एक्सटेंसिव भी होती है, दोनों ही तरह की फार्मिंग ये होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटेंसिव कॉमर्शियल फार्मिंग को। इसमें क्या होता है, इंटेंसिव कॉमर्शियल फार्मिंग में एक लार्ज जो एरिया है उसको प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। इस टाइप की फार्मिंग में जो साइज़ होता है लैंड का वो होल्डिंग इज़ स्मॉल ड्यू टू फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन की वजह से थोड़ा सा हल्का रखना पड़ता है इसमें साइज। जो मैक्सिमम यील्ड होती है इसकी, जो प्रोडक्शन होता है ज़्यादातर, वो इरिगेशन, फर्टिलाइजर, साइंटिफिक मेथड और हाइब्रिड सीड की हेल्प से इसमें जो है प्रोडक्शन होता है। जैसा कि इंडिया के पंजाब और हरियाणा स्टेट में होता है। मैक्सिमम कैपिटल, लेबर एंड स्किल इज़ इन्वॉल्व्ड। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगता है, लेबर इसमें लगती है और स्किल की भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो एज ए स्मॉल एरिया प्रोडक्टिव, जिससे कि एक स्मॉल एरिया को भी जो है प्रोडक्टिव बनाया जा सके। फूड क्रॉप्स प्रीडोमिनेट दो कैश क्रॉप लाइक कॉटन, यानी फूड क्रॉप को जो है ज़्यादा महत्व न देकर बल्कि कॉटन, कैश क्रॉप्स को ज़्यादा महत्व इसमें दिया जाता है, जैसे कॉटन, शुगर कैन, टबैको। और ये जो है मुख्य रूप से रिवर वैली और डेल्टाइक रीजन में होती हैं। तो यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि जो क्रॉप ग्रो होती है वो स्पेशली मार्केट में कैश के लिए ग्रो की जाती हैं। अब बात आती है एक्सटेंसिव कॉमर्शियल फार्मिंग की। एक्सटेंसिव कॉमर्शियल फार्मिंग इस प्रकार की जो फार्मिंग होती है वो स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया में होती है। स्पार्सली मतलब जो कम घनी आबादी का एरिया होता है, जहाँ एम्पल लैंड इज़ अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जहाँ पर्याप्त मात्रा में कल्टीवेशन के लिए लैंड अवेलेबल होती है, ऐसी जगह पर एक्सटेंसिव कॉमर्शियल फार्मिंग होती है। सिंगल क्रॉप कल्टीवेशन जो है इसमें यूज़ होती है, जैसे कि व्हीट, कॉर्न, बार्ले प्रीडोमिनेट्स, ये मुख्य रूप से होती हैं। यील्ड पर एकड़ इज़ मच लेस देन यील्ड पर मैन एज ए प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड इज़ लेस। यहाँ पर जो पर एकड़ जो यील्ड है, यील्ड का मतलब जो उपज है, प्रोडक्शन होता है, लेस होता है, लेकिन जैसे कि प्रेशर जो है, पॉपुलेशन का प्रेशर इस लैंड पर होता है, लेकिन इस प्रोडक्शन की वजह से ये जो है प्रेशर कम हो जाता है। द क्रॉप आर रेज्ड फॉर द सोल पर्पज़ ऑफ सेल। जो क्रॉप जो है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही तरह की मार्केट में सेल करने के पर्पज़ से लगाई जाती हैं या ग्रो की जाती हैं। मैकेनाइजेशन इन फार्मिंग इज़ अ यूनिक फीचर। और इन तरह की फार्मिंग में जो है मैकेनाइजेशन मतलब मशीनीकरण या जो मॉडर्न टूल और टेक्नोलॉजी होती हैं उसकी हेल्प से इसमें फार्मिंग होती है। और अगर ह्यूमन और एनिमल लेबर उसमें नहीं है तो उसमें जो है मशीनीकरण का यूज़ होता है।
ये एक कैपिटल इंटेंसिव फार्मिंग है, इसमें ज़्यादा पूंजी लागत लगती है, इसलिए इसको कैपिटल इंटेंसिव फार्मिंग बोला जाता है। अब बात आती है मिक्स्ड फार्मिंग की। मिक्स्ड फार्मिंग से हम पहले ही क्लियर कर सकते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब होता है मिक्स, यानी एक फसल के साथ साथ दूसरी फसल भी ग्रो करना। जैसे हम पिक्चर में देख रहे हैं, मिक्स फार्मिंग का एक पिक्चर यहाँ पर है। यहाँ पर एक क्रॉप नीचे ग्रो हो रही है, इसके ऊपर एक ये डबल क्रॉपिंग यहाँ पर है। इसमें कह सकते हैं कि ट्रिपल क्रॉपिंग यहाँ पर है, 3 टाइप की क्रॉपिंग यहाँ की जा रही है। सो ये मेथड जो है फार्मिंग का, इसमें लाइव स्टॉक रियर किए जाते हैं, यानी पशु पालन भी इसमें होता है, कल्टीवेशन भी होता है, और सेम फार्म पर, एक ही फार्म पर जो है पशु भी पाले जाते हैं और फसलें भी उगाई जाती हैं, और फसल भी एक से ज़्यादा टाइप की फसल उगाई जाती हैं। और इसमें कैटल और पोल्ट्री डू नॉट नीड एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर एज दे थ्राइव ऑन फार्म वेस्ट। तो यहाँ कह सकते हैं कि जो पोल्ट्री फार्म है और कैटल जो हैं वो उनका पालने का कोई ज़्यादा खर्च नहीं होता है, क्योंकि यहाँ के जो फार्म वेस्ट होते हैं उनसे ही उनके जो फीडिंग है उसका काम चल जाता है। लाइव स्टॉक एनिमल प्रोवाइड सब्स्टिट्यूट इनकम, इसकी जगह जो उनको चारा खिलाया भी जाता है तो उनसे जो है एक सब्स्टिट्यूट इनकम मिल जाती है। व्हेन क्रॉप्स आर नॉट रेडी, जब क्रॉप रेडी नहीं होती हैं तब। मॉडर्न मशीनरी, गुड सीड्स और फर्टिलाइज़र्स जो हैं इसमें प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और ये मुख्य रूप से डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में की जाती है। अब बात आती है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर प्रीडोमिनेंस ऑफ सिंगल क्रॉप फार्मिंग इन ट्रॉपिकल रीजन। ये एक सिंगल क्रॉप फार्मिंग है और एक ट्रॉपिकल रीजन की फार्मिंग है, जिसको प्लांटेशन फार्मिंग और मोनोकल्चर के नाम से जानते हैं। इस टाइप की फार्मिंग में टी, कॉफ़ी, प्लांटेन, स्पाइसेस, कोकोनट एंड रबर, इस टाइप की क्रॉप्स इसमें आती हैं। सच क्रॉप्स आर रेज्ड ऑन लार्ज एस्टेट्स ऑफ अबाउट 100 एकर्स ईच। इस टाइप की जो क्रॉप हैं एक बड़े फील्ड में, बड़े लैंड पर होती हैं, जिसमें लगभग 100 एकड़ तक के जो पैच ऑफ लैंड इन्वॉल्व रहते हैं। इसमें जो थोड़ी बहुत जगह होती है वो कुछ एरिया में ग्रो कर भी ली जाती है, यानी थोड़ी जगह में भी जिन लोगों के पास, जो ओनर होते हैं उनके पास अगर कम जगह भी है तो वो भी इस तरह की एग्रीकल्चर कर सकते हैं। अब जो एस्टेट है वो साइंटिफिकली मैनेज, जो भी कुछ पूंजी या लागत लगाई जाती है उसको जो है वैज्ञानिक तरीके से प्रबंध उसका किया जाता है। क्रॉप कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग जो होती है वो उसकी फैक्ट्री में होती है, और उससे जो है फिनिश्ड गुड तैयार किया जाता है उसी फार्म पर। क्रॉप्स आर रेज्ड ओनली फॉर सेल, यहाँ पर जो क्रॉप्स होती हैं वो केवल सेल करने के पर्पज़ से ही होती हैं। प्लांटेशन फार्मिंग वाज स्टार्टेड बाय यूरोपियन कॉलोनियलिस्ट्स। प्लांटेशन फार्मिंग जो स्टार्ट की गई थी वो कॉलोनियलिस्ट के द्वारा की गई थी। यूरोपियन जैसे कि अंग्रेज़ थे, उन्होंने प्लांटेशन फार्मिंग स्टार्ट की थी, जो लगभग साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री में आकर बसे थे। नाउ इट इज़ हैंडल्ड इंडिपेंडेंटली बाय कंट्रीज़। अब जो है ये इस टाइप की जो फार्मिंग है वो कंट्री के खुद के द्वारा हैंडल की जाती है, जैसे श्रीलंका, इंडिया, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे कंट्री अब जो है स्वतंत्र रूप से इस टाइप की फार्मिंग को करते हैं। इट इन्वॉल्व्स लार्ज नंबर ऑफ लेबरर्स लाइक मैनेजरियल
एंड डेली वेजेज लेबर। इसमें जो है कई तरह के वर्कर्स यूज होते हैं, स्किल और अनस्किल्ड। लेबर से लेकर स्किल्ड यानी मैनेजर तक जो होते हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं। आगे आता है डेयरी फार्मिंग। आप पहले पूरी तरह से अवेयर हैं डेयरी फार्मिंग के बारे में। जो आप इमेज में देख रहे हैं ये एक डेयरी फार्मिंग की प्रोसेस है। यहाँ पर इसकी हेल्प से फार्मर जो हैं अपनी जो इनकम है उसको रेज यानी बढ़ाते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं डेयरी फार्मिंग दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर का वो सिस्टम है जिसमें ब्रीड्स एंड रेजेस एंड जिसमें जानवरों को पशुओं को पाला जाता है, मुख्य रूप से काउज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट। मुख्य रूप से काउ को मिल्क के लिए और जो डेयरी प्रोडक्ट हैं जैसे चीज़ है और बटर है और मट्ठा, ये सब चीज़ें जो हैं डेयरी प्रोडक्ट्स में आती हैं। बफेलो गोट्स एंड सीप आर ऑल्सो यूज फॉर दिस पर्पज़। इस पर्पज़ के लिए बफेलो, सीप और गोट भी यूज़ की जाती हैं। मिल्क जो प्रोड्यूस होता है लार्ज क्वांटिटी में, लगभग 60% कन्वर्टेड टू बटर। जो 60% मिल्क, जो पूरा मिल्क जितनी भी क्वांटिटी में मिल्क प्रोड्यूस होता है उसका 60% मिल्क जो है बटर बनाने में और चीज़ बनाने में, योगर्ट बनाने में, आइसक्रीम बनाने में और इसकी मिल्क पाउडर बनाने में यूज़ किया जाता है। मिल्क में बी प्रोसेस्ड ऑन साइट और ट्रांसपोर्टेड। मिल्क जो है उसी जगह पर उसकी प्रोसेस कर ली भी जाती है और उसको ट्रांसपोर्ट भी कर दिया जाता है बड़ी डेयरी के लिए और सेल भी कर दिया जाता है। अधिकतर जो फार्म होते हैं आर फैमिली ओन्ड, यानी जो बड़े कुछ फार्म होते हैं वो फैमिली के द्वारा ही चलाए जाते हैं। मैनी ऑफ द फार्म्स आर फैमिली ओन्ड। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ कॉमन इन यूरोप। इस टाइप की जो फार्मिंग है वो यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में फेमस है। नाउ स्मॉल स्केल कॉमर्शियल फार्मिंग। Now in the next video we shall discuss about small scale commercial farming। इसमें जैसे हॉर्टिकल्चर आ जाती है और मार्केट गार्डनिंग आ जाती है, ऑर्गेनिक फार्म भी इसमें आ जाते हैं। तो इसमें हम इस पॉइंट को, इस टॉपिक को हम अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो कीप ऑन वॉचिंग and preparing your notes together।